चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। बेटा, आप लोगों के भी बीकॉम के एग्जाम्स चल रहे हैं क्या? है बेटा? नहीं सर, अभी तो 12 क्लियर किए। हाँ, तो मुझे इसलिए मैंने पूछा कि बीकॉम के एग्जाम तो नहीं चल रहे हैं। तो हमने स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स पे हमें जो आज डिस्कशन करना है, उसमें अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, मैं एक बार आपको रिकॉल कराता हूं, जिससे कि आपको एक बार पुराना वाला लिंक हो पाए। अभी तक मेनली हमने डिस्कशन करा है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो बेटा, ये जो पहला चैप्टर है ना, ये प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो हो सकता है इस चैप्टर के दौरान आपको थोड़ी सी बोरियत हो। ये चैप्टर क्या, जैसे कल डेफिनेशन वाला पोर्शन अच्छा था, तो इसके बाद हो सकता है आपको शायद थोड़ी सी बोरियत हो, और वो भी 1 या 2 दिन की बात और है। उसके बाद में थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, फिर इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिकल वाला पार्ट आएगा, जैसे डिमांड, सप्लाई, ठीक है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्योंकि आपने 11th 12th में पढ़ा होगा, लेकिन हम लोग यही मानकर पढ़ाते हैं कि आपने 11th 12th में नहीं पढ़ा। मतलब हम लोग जब आपको इकोनॉमिक्स यहाँ पढ़ाएंगे या कोई भी सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाते हैं, तो हम ये मानते हुए पढ़ाते हैं कि आपने 11th 12th में नहीं पढ़ा। और आप लोगों ने तो वाकई में ही नहीं पढ़ा, क्योंकि आपके टाइम पे कोविड था, तो कोविड में आप लोग स्कूल्स प्रॉपरली जा नहीं पाए। तो अपन बिल्कुल ऐसे मानते हुए पढ़ रहे हैं जैसे इकोनॉमिक्स आप पहली बार ही पढ़ रहे हैं, राइट? इसलिए हम लोग इतना डिटेल में जाके पढ़ाते हैं। तो जैसे चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा, इवन चैप्टर नंबर 2 से भी पहले चैप्टर नंबर 1 में ही लास्ट में पीपीसी आएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो वहां से प्रैक्टिकल चालू हो जाएगा। डिमांड, सप्लाई, रूल ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मार्केट एंड ऑल, दे ऑल आर द प्रैक्टिकल चैप्टर्स एंड इंटरेस्टिंग। रीजन भी, उनके अंदर कुछ बहुत सारे हमें कैलकुलेशंस समझने होते हैं। ओके, तो पहले अपन डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करी थी अपन लोगों ने, और कल हमने आपको 4 तरह के डेफिनेशंस के बारे में बताया, 4 टाइप्स ऑफ डेफिनेशन। और सबसे अच्छी बात क्या थी 4 टाइप्स ऑफ डेफिनेशन में? सबसे अच्छी बात ये थी बेटा कि हर एक डेफिनेशन किसी ना किसी रीजन से डेवलप हुई। यानी जैसे हमने वेल्थ डेफिनेशन पढ़ी, जो कि एडम स्मिथ ने दी थी, उसको क्रिटिसाइज करके वेलफेयर डेफिनेशन बना, राइट? यानी उसको क्रिटिसाइज करने के बाद वेलफेयर डेफिनेशन बना, जो कि अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। ऐसे अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन को भी क्रिटिसाइज करके रॉबिन्सन ने अलग डेफिनेशन दिया। रॉबिन्स की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज करके ग्रो डेफिनेशन बना। इस तरीके से हर एक डेफिनेशन किसी ना किसी क्रिटिज्म के कारण बनी है, क्रिटिज्म से बनी। एक बात, अब हम लोग बात करते हैं, पूरी इकोनॉमिक्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच। यानी ये जो अब चूंकि देखिए 4 लोगों ने या 4 अलग अलग तरह की डेफिनेशंस आई हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो किसी एक डेफिनेशन के फेवर में है। जैसे फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों ने वेल्थ एंड वेलफेयर, वेल्थ एंड वेलफेयर मतलब, अगर आपको याद हो तो अल्फ्रेड मार्शल की जो डेफिनेशन थी वेलफेयर डेफिनेशन, उसमें सिर्फ वेल्थ की बात नहीं की गई थी। आई होप यू रिमेंबर दैट। उसमें सिर्फ वेल्थ की बात नहीं की गई थी, उन्होंने सिर्फ वेलफेयर की बात नहीं की गई थी। उन्होंने अनडाउटेडली एडम स्मिथ की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया था, उन्होंने बोला था कि एडम स्मिथ ने वेल्थ की बात करी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि सिर्फ वेलफेयर की बात करो। उन्होंने कहा था सिर्फ वेल्थ की बात मत करो, वेल्थ एंड वेलफेयर दोनों की बात करो। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वेल्थ एंड वेलफेयर दोनों को साथ में लेके चलते हैं, राइट? सो जो इकोनॉमिस्ट या जो इकोनॉमिस्ट फॉलो दिस अप्रोच, या जिन लोगों का ये मानना है, और दैट इज हु ट्रीट इकोनॉमिक्स एज वेल्थ एंड वेलफेयर, तो बेटा उसको हमने क्या नाम दिया? ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स या ट्रेडिशनल अप्रोच। क्योंकि जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट हैं या जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक अप्रोच को फॉलो करते हैं, वो कहते हैं कि बोले वेल्थ एंड वेलफेयर पे कंसंट्रेट करो। व्यक्तिगत तौर पे मैं बहुत ज्यादा इससे सहमत नहीं हूं। मैंने आपको कल भी कहा था कि मैं
जो रॉबिन्स की डेफिनेशन है उसको ज्यादा प्रेफर करता हूं, क्योंकि वो ट्रूली इकोनॉमिक्स की बात करती है, क्योंकि उसके अंदर सोर्स, या हम ऐसे बोलें जो हमारे रिसोर्सेज हैं, चलो इसको भी याद रखते हैं, पहले वांट्स की बात कर लेते हैं कि वो वांट्स एंड रिसोर्सेस के ऊपर डील करते हैं, वो इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप की बात करते हैं. सो दैट डेफिनेशन फाउंड टू बी मोर इफेक्टिव, टू बी फाउंड मोर कन्वीनियंट एज पर द लेटेस्ट सिचुएशन. लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच में अगर हम जाएं तो वेल्थ एंड वेलफेयर की बात की जाती है. सी, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस. विच क्लास? उधर क्लास चल रही है क्या? आप पढ़ लो. Economics is a social science. It studies the man's behavior as a rational social being. It is considered as a science of wealth in the human. देखो अब दोनों चीजें एक साथ चलेंगी. It's a science of wealth and human welfare. So they talk about both. They talk about wealth as well as social behavior or human behavior. Earnings and spending of the income was considered to be the end of all the economic activities. जैसा कि हम लोग कल एडम स्मिथ और ऑल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन में बात कर रहे थे, और उसमें भी एडम स्मिथ ही वाज सो स्पेसिफिक फॉर द कंजम्पशन ऑफ द वेल्थ कि जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, मतलब वो तो इतना स्पेसिफिकली बोला, जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उनका एक ही पर्पज है खाली, वेल्थ को अर्न करना और वेल्थ को खर्च करना. वेल्थ अर्न और वेल्थ एक्सपेंडिचर्स, उनके दो ही पर्पसेस हैं, वेल्थ की अर्निंग और वेल्थ का एक्सपेंडिचर. सो अकॉर्डिंग टू देम द मेजर पार्ट ऑफ एंटायर इकोनॉमिक्स इज टू अर्निंग ऑफ द वेल्थ एंड स्पेंडिंग ऑफ द इनकम, दैट इज वेल्थ अप्रोच. एंड वेल्थ वाज कंसिडर्ड एज अ मींस टू एंड. बेटा मींस का मतलब, मींस एंड का मतलब, एंड का मतलब योर वांट्स, मींस मतलब वेज टू फुलफिल वांट्स. उसके लिए क्या है? वेल्थ अप्रोच है. यानी ट्रेडिशनली ये माना जाता है कि किसी भी पर्सन का, किसी भी ह्यूमन बीइंग का अल्टीमेट पर्पस क्या है? वेल्थ को अर्न करना, वेल्थ को खर्च करना. वेल्थ को अर्न करना क्योंकि हमारी जो वांट्स है, जो एंड्स हैं, उनको सेटिस्फाई करने का हमारे पास एक ही तरीका है, वो है वेल्थ. सो कंप्लीटली, और अगर वेल्थ आ गया और आपकी इच्छाएं पूरी हो गई, देयर विल बी अ ह्यूमन वेलफेयर. सो ट्रेडिशनल अप्रोच इज डील विद द वेल्थ एंड वेलफेयर. वेल्थ वाला हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अर्न द मनी, स्पेंड द मनी. ठीक है, मनी स्पेंड क्यों करना है? टू अर्न द मनी, स्पेंड द मनी टू फुलफिल ऑल वांट्स, टू वेलफेयर. तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच है. लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, ये जो मॉडर्न अप्रोच वाले इकोनॉमिस्ट हैं, दे हैव अ क्वाइट डिफरेंट पर्सपेक्टिव. व्हाट दे यूज्ड टू से, एन इंडिविजुअल ईदर एज कंज्यूमर or as a producer can optimize his goal in an economical decision. An individual either as a consumer or as a producer can optimize his goal in an economic decision. उनके अकॉर्डिंग कोई भी कंज्यूमर या कोई भी प्रोड्यूसर जो है, उसके पास एक चॉइस होती है कि वो अपने गोल्स को क्या करे. जो कल रॉबिन्स की डेफिनेशन थी, याद करो. व्हाट इज दैट? रिसोर्सेज आर लिमिटेड, wants are unlimited. We need to make a choice which resource is to be used to fulfill which want, or we need to decide that which want need to be fulfilled by which resource. आपको कौन से रिसोर्स से कौन सी अपनी इच्छा पूरी करनी है, या कौन सी इच्छा को या कौन सी नीड को किस रिसोर्स से फुलफिल करना है, दैट्स ऑल योर चॉइस. सो an individual always has a choice. An individual भी as well as a producer, कोई भी हो, मैं कंज्यूमर हूं तो भी मेरे पास चॉइस है. कंज्यूमर हूं तो मेरे पास चॉइस क्या है? मैं अपनी कौन सी नीड को किस रिसोर्स से पूरा करूंगा. और जो प्रोड्यूसर है उसको चॉइस क्या है कि वो कौन सा रिसोर्स यूज करके कौन कौन सी नीड्स को लोगों की पूरी कर सकता है, तो मैं वही प्रोडक्ट बनाऊं जिससे मल्टीपल नीड्स पूरी होती हो. द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स लाइज इन एनालाइजिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड सजेस्टिंग पॉलिसी मेजर्स.
The social problems can thus be explained by abstract theoretical tools or by empirical methods. काम का नहीं है, छोड़ सकते हैं. In classical discussion, the economics is a positive science. It seeks to explain what problems is and how it tends to be solved. तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो है वो इस बात पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव साइंस के बारे में हम क्यों बात करते हैं, क्यों? क्योंकि वी नीड टू फाइंड आउट a way to resolve we need to find out a way to resolve issues relating to selection. आप यहां सिलेक्शन को चॉइस का नाम भी दे सकते हो. रिलेटिंग टू द सिलेक्शन और चॉइस. इन द मॉडर्न टाइम इट इज बोथ अ पॉजिटिव and a normative science. Economists of the today deal economic issues not merely as they are, but they are also deal that they should be. ये सबसे अच्छी बात है. ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट जो थे या जो लोग ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करते हैं, उन लोगों के साथ एक इश्यू है कि जो रूल सेट हो गया, दे वर्क ऑन इट एंड दे फाइंड आउट द आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली. बट इन द मॉडर्न अप्रोच वी यूज्ड टू फाइंड आउट दैट अभी हमारे सामने क्या इश्यूज है और प्रोस्पेक्टिव जो इश्यूज होंगे उनके बारे में भी. प्रोस्पेक्टिव मतलब फ्यूचर के जो इश्यूज होंगे, ऑल्सो टॉक अबाउट दैट. ठीक है. सर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कौन थे? बेटा जो सर ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स थे ना, ये हाँ, कौन कौन थे? मॉडर्न इकोनॉमिक्स रॉबिन्स. सर किल्स नहीं थे? आपकी आवाज क्लियर नहीं है बेटा. सर किल्स नहीं थे क्या? हाँ वो भी थे. तो वो सर भी. ऐसा कोई एमसीक्यू नहीं आ सकता कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन कौन थे? देखो ऐसा कोई एमसीक्यू अभी तक तो बेटा आया नहीं. ठीक है ना. पहली चीज तो ऐसा अभी तक तो नहीं आया. एक मिनट रुकना बेटा. बेटा एक गौरव, ये क्या लिखा आपने? ये पुराना है क्या मैसेज? ये गौरव, ये क्या लिखा है बेटा आपने? देखो ऐसा तो कोई बेटा अभी तक है ना क्वेश्चन नहीं आया जिसके अंदर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कौन से हैं और ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट कौन से थे इसके बारे में कुछ मेंशन किया गया हो. लेकिन हाँ, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इसीलिए मैंने आपको यहां पर अभी शुरू में बताया था कि ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, इस ट्रेडिशनल अप्रोच में एडम स्मिथ और सर मार्शल जो है मॉडर्न इकोनॉमी उनको शामिल किया जाता है जनरली. एडम स्मिथ एंड मार्शल को. और जो रॉबिन्स हैं, कीन्स हैं, ये है ना, सैमुअल्सन है, ये सारे इकोनॉमिस्ट जो आते हैं ये मॉडर्न अप्रोच की कैटेगरी में आते हैं, बिकॉज दे ट्रीटेड इकोनॉमिक्स बियॉन्ड द वेल्थ एंड वेलफेयर. ठीक है ना. और इन्होंने जो मेनली कॉन्सेंट्रेट करा वो इस बात के ऊपर करा कि आपको जो इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम्स अभी एग्जिस्टिंग है उसके अलावा और क्या प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, प्रोस्पेक्टिव प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, तो वो मॉडर्न इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में आता है. ठीक है. क्लियर हुआ बेटा? यस सर. गौरव बताओ बेटा, कौन सी पोएम सुननी है आपको? अरे गौरव बेटा बताओ, कौन सी पोएम सुननी है आपको? माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. अब देखें इकोनॉमिक्स का सेकंड फॉर्म जो हमारा मेन क्लासिफिकेशन है. इकोनॉमिक्स दो तरह की होती हैं, या इकोनॉमिक्स को हम लोग ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है. माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्या फर्क होता है दोनों में, माइक्रो मैक्रो में? सी देखिए, इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्चुअल तो सेम ही है. ऐसा नहीं होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग्स अलग होगी, जैसे अभी हम लोगों ने पीछे डेफिनेशन वाला पोर्शन पढ़ा. सो अल्टीमेटली माइक्रो में भी हम वही बातें करेंगे, वेल्थ वेलफेयर की, ग्रोथ की. मैक्रो में भी हम वही बात करेंगे. लेकिन when we talk about the micro, so micro deals on deals with individual aspects of economics. ठीक है. इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब, इसका मतलब जैसे
किसी इंडिविजुअल की इनकम, ठीक है। तो वी टॉक अबाउट प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी, प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी और वेजेस ऑफ एन इंडिविजुअल। तो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल, क्योंकि देखें जब तक आप माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, जब तक आप इंडिविजुअल यूनिट के ऊपर डिस्कशन नहीं करोगे, जब अब तक आप इंडिविजुअली बात नहीं करोगे, तब तक हम वी कैन नॉट टॉक अबाउट द होल इकोनॉमिक्स। वी हैव टू टॉक अबाउट द इंडिविजुअल और स्मॉलेस्ट parts of economics. We have to talk about, first we have to talk about individual components, जैसे सैलरी सॉरी इनकम पर कैपिटा कितना है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की प्राइस कितनी होती है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की सेल प्राइस कितनी होती है, उसकी परचेज कितनी, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है। ओनली देन व्हेन कैन रीच एट द मैक्रो लेवल, यानी ओवरऑल लेवल पर हम तब बात करेंगे जब माइक्रो लेवल पर हमारा असेसमेंट कंप्लीट होगा। इसे बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो यहां, द माइक्रो वर्ड डिराइव फ्रॉम द वर्ड माइक्रोस, इट मीन्स वेरी स्मॉल और मिलियंथ पार्ट। इट स्टडीज अबाउट द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। इंडिविजुअल यूनिट्स आर अ कंज्यूमर और अ प्रोड्यूसर और अ फर्म और इंडस्ट्री, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट एन इंडिविजुअल। अब चाहे वो इंडिविजुअल की पर्सन की बात करें, इंडिविजुअल फर्म की बात करें, इंडिविजुअल कंपनी की बात करें, उससे मतलब नहीं है। When we talk individual, it is called as microeconomics. The Marshall developed the microeconomics very well. According to the Marshall, microeconomics divide the economy into the small units or small parts. Each part is studied. It explains how a consumer gets maximum satisfaction, how producer gets maximum output, and how the firm gets maximum profit. तो कैसे कोई इंडिविजुअल कितनी इनकम अर्न करता है, कैसे कोई इंडिविजुअल अपनी डिमांड पूरी करता है, कैसे कोई इंडिविजुअल फर्म अपना मैक्सिमम प्रोडक्शन अचीव करती है। तो दिस इज लाइक टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल यूनिट। अब आपकी कंट्री की अगर हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, कंट्री की, ठीक है, इकोनॉमिक्स, और ऐसे हम बोले दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंट्री एज अ होल, ठीक है, देन इट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन एक अच्छी बात क्या है, अच्छा शुरू में जब इकोनॉमिक्स डेवलप हुई ना, इनिशियल स्टेजेस में या इनिशियल ईयर्स में, सो इट देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। रीजन बीइंग, कभी किसी ने इकोनॉमिक्स को माइक्रो लेवल पर सोचा ही नहीं था। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी, वी नीड टू थिंक अबाउट द कंट्री एज अ होल। हाँ, इतना जरूर हुआ कि पहले बहुत छोटे लेवल पे सोचा जाता था। छोटे लेवल से मतलब इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, जैसे लाइक यू आर थिंकिंग अबाउट द सिटी ओनली। आपने इकोनॉमिक्स को मैक्रो लेवल पे डेवलप करा, इंडिविजुअल की बात नहीं करी, बट आपने, यू आर टॉकिंग अबाउट अ सिटी, यू आर टॉकिंग अबाउट अ विलेज, then you reached at a higher level, you started talking about the state, or you started talking about the entire country. लेकिन ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में आया। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हम मैक्रो पे डिस्कशन करने बैठते हैं तो मालूम होता क्या है, वी यूज टू फॉरगेट वेरियस सेक्शंस ऑफ द कंट्री। वेरियस सेक्शंस मतलब आपने सबको एक जैसा मान लिया, जबकि किसी भी कंट्री के अंदर आप जो लोग वहां पर हैं उनकी कैटेगरी बहुत सारी होती है। अगर मैं बिजनेस या फर्म्स की बात करूं, इंडस्ट्रीज की बात करूं, ठीक है ना, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो उस केस में सारे बड़े सप्लायर नहीं होते, ठीक है ना, लार्ज वॉल्यूम वाले भी होंगे और स्मॉल वॉल्यूम वाले भी होंगे। लेकिन जब आप पूरी कंट्री की इकोनॉमी एज अ होल बात करें तो आपने दोनों को बराबर कर दिया। आप कंज्यूमर की बात करते हैं, ऑल कंज्यूमर आर नॉट ऑफ द सेम लेवल। देयर आर द सर्टेन कंज्यूमर्स जो कि बहुत छोटे लेवल पर है, जिनकी बेसिक नीड होती है, लग्जरी प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते हैं। लग्जरी तो छोड़ो, वो लोग जो आपके और मेरे लिए नेसेसिटी है, कूलर, एसी, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, ये आपके और मेरे लिए शायद नेसेसिटी के एम्बिट में आते होंगे, उनके लिए ये भी लग्जरी में आते हैं। तो दे डोंट यूज टू परचेज इट। आप और मेरे जैसे लोग हैं जो कि मिडिल क्लास के अंदर आते हैं, फॉर देम
द नेसेसिटी इज मोर देन रिक्वायर्ड, रोटी कपड़ा मकान ये बेसिक नेसेसिटी नहीं है, इसके ऊपर भी है। हमें एसी भी चाहिए या कूलर भी चाहिए, टू व्हीलर भी चाहिए, अच्छा एजुकेशन भी चाहिए, एक अच्छा घर भी चाहिए, घूमने फिरने के लिए अच्छे पैसे भी चाहिए और कब पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी चाहिए। ये सब हमारी बेसिक नीड में ही आता है। और उसके ऊपर भी एक कैटेगरी और है, हाई क्लास, जिनके लिए लग्जरी से कम कुछ होता ही नहीं। ओके, सो जब आप मैक्रो की बात करते हो, पूरी कंट्री की आप बात कर रहे हो, पूरी इकोनॉमिक्स की आप बात कर रहे हो, यू डोंट यूज टू गिव कंसीडरेशन टू दिस। तो आपका जो एनालिसिस निकल कर आया ना, वो सही या एक्चुअल एनालिसिस निकलकर नहीं आया। निकलकर कैसे आएगा, आपने तो इंडिविजुअल की बात ही नहीं करी ना। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट हुआ, दैट आप पूरी कंट्री के बारे में बात करने से पहले, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी की बात करने से पहले, आप एक बार इंडिविजुअल की तो बात करो। आपको ये तो पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर हाउस होल्ड या पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस या पर्टिकुलर पर्सन की वेजेस या इनकम कितनी है, पर्टिकुलर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है। इसका मतलब इस भारत के अंदर 150 करोड़ लोग हैं अराउंड, तो हम लोग डू वी नीड टू टॉक अबाउट ऑल द पर्संस इंडिविजुअली? अरे नहीं, तब 150 करोड़ लोगों के बारे में तो एनालिसिस करने नहीं बैठ जाएंगे, लेकिन यू नीड टू टॉक अबाउट इंडिविजुअल पर्सन। तो कुछ लोगों को हम सैंपल के फॉर्म में चूज करते हैं और उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो हम लोग पूरी पॉपुलेशन को छोटे छोटे सैंपल में डिवाइड करते हैं। जैसे मिडिल क्लास की एक रेंज बना दी, उसमें भी हायर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास की एक रेंज बना दी, बिजनेस क्लास की एक रेंज बनाई, और हमने ऐसे इंडिविजुअल पर हमने क्या करना चालू करा, डिस्कशन चलाना चालू करा। देन ओनली यू कैन रीच एट द मैक्रो लेवल। ठीक है, तो देखें स्कोप ऑफ माइक्रो लेवल। द माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स हाउ द प्राइस ऑफ अ गुड इज डिटरमाइंड एंड हाउ द प्राइस। जब तक आप देखो, आप बात करते हो कंट्री में महंगाई बढ़ रही है, आपने बोला कंट्री में महंगाई बढ़ रही है, हाउ यू रीच्ड एट दिस कंक्लूजन कंट्री में महंगाई बढ़ रही है? हाउ हाउ यू रीच एट दिस कंक्लूजन की कंट्री में महंगाई है कोई क्राइटेरिया? नहीं, हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है। हमको बस ये पता है कि कंट्री में महंगाई बढ़ रही है। कंट्री में महंगाई कैसे बढ़ रही है ये हमें नहीं पता। अग्री? क्योंकि आप निकाल ही नहीं पाओगे। आपसे कोई पूछेगा ना, जस्टिफाई करो कंट्री में महंगाई बढ़ रही है, यू विल बी अनेबल टू स्पीक ऑन दिस मैटर। बोलने में नहीं आएगा भाई, कैसे बताऊं? अब आपको जाना पड़ेगा माइक्रो लेवल पर, आपको बताना पड़ेगा देखो पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, देखो दूध का प्राइस बढ़ रहा है, देखो स्कूल की फीस बढ़ने लग गई है, मेडिकल का। आपने माइक्रो लेवल पर बात करी ना, तो आप कैसे मैक्रो लेवल पर जा सकते हो जब तक आप माइक्रो लेवल पर नहीं। आप कह रहे हो कंट्री की इनकम बढ़ रही है, कंट्री की इनकम बढ़ रही है मतलब कैसे? प्रूव इट। हाउ? फिर आप बताओगे देखो पहले एक 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 जो फार्मर था वो महीने के अंदर 50,000 रुपए कमाता था, अभी वो 70,000 कमाने लग गया। एक टीचर पहले महीने के लाख रुपए कमाता था, 1.5 लाख कमाने लग गया। सरकारी कर्मचारी की सैलरी 25% बढ़ गई। बिजनेसमैन का जो नेट प्रॉफिट है वो शेयरिंग 25% से 35% तक एवरेज पहुंच गया। यू स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल यूनिट्स लाइक एट माइक्रो लेवल, only then you can conclude for the macro level, right? So micro level या microeconomics explains how the price of the goods are determined, how the price of good, not goods, how the price per unit of factors of production, factor of production मतलब जिनको यूज करके हम लोग गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है। and it also deals with the theories of economics welfare. So macroeconomics is also called as a price theory. ये नाम इसलिए रख दिया क्योंकि हम इंडिविजुअल यूनिट की बात करते हैं, इसके ऊपर बाद में ज्यादा और डिस्कशन होगा। यूज और सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द ऑपरेशंस ऑफ इकोनॉमी। क्यों? बाय अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल operations और processes, we understand about whole economy। ठीक है बेटा? इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल, सेम। हम लोग इंडिविजुअली लोगों के बारे में बात करते हैं, उनकी इनकम के बारे में बात करते हैं,
then we reach at the conclusion whether the welfare of the people of country is increasing or not. It's managerial economics. It's good or helps in managing the whole economy. भी कैसे? For example, you started calculating prices of individual units. ठीक है, तो आपको ये पता चलने लगा कि कौन कौन सी इंडिविजुअल यूनिट्स की प्राइस इंक्रीज हो रही है, राइट? अब जब आपको ये पता चलने लगा कि प्राइस कौन कौन सी इंडिविजुअल यूनिट्स की इंक्रीज हो रही है, तो देन ओनली यू स्टार्टेड कंट्रोलिंग द प्राइस और मैनेजिंग द प्राइस। लाइक इन्फ्लेशन, अभी कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, ये बोल रहे हो इन्फ्लेशन कंट्रोल करेंगे, करेंगे कैसे? आपको एक एक इंडिविजुअल यूनिट का कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाकर आप ओवरऑल कंट्रोल कर पाओगे। द वर्ड मैक्रो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, बेटा आप लोग प्लीज धीरे बोलो, मुझे रिकॉर्डिंग में डिस्टर्ब हो रहा है, रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी, प्लीज आप धीरे बोलो। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। द वर्ड मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मैक्रोस, इट मींस वेरी बिग और लार्ज। इट्स वेरी बिग और लार्ज। द मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमी एज अ सिंगल यूनिट. It does not deal with the individual units. It deals with the aggregates or the totals and averages. So when we talk about the whole economy, when we talk about the whole industries, then it is called as macroeconomics. Let's see the definition. The macroeconomics is concerned with such variables as aggregate volume of output of economy, with the extent to his resources are employed, with the size of the national income, and with the general price level. So the resources, या ऐसे बोले इंडिविजुअल रिसोर्सेस, रिसोर्सेस आर एग्रीगेटेड, इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर एग्रीगेटेड, ठीक है, फॉर होल कंट्री। अच्छा, एग्रीगेट मतलब वैसे इकट्ठे नहीं करने इन बुक्स, इन एनालिसिस, जो ना हम लोग सारे रिसोर्सेज को एक जगह लेते हैं फॉर होल कंट्री, ठीक है। सो इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर एग्रीगेटेड फॉर होल कंट्री एंड दे यूटिलाइज्ड फॉर होल कंट्री। मैंने आपको कल इसका एग्जाम्पल भी दिया था, अगर आपको याद हो, कि हम लोग तो अपने अपने पार्ट पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर देते हैं। जैसे मैं बिजनेसमैन हूं, तो मैंने जो कमाया, उस कमाने के लिए मैंने जो भी रिसोर्सेज यूज करे उनको तो मैं पे कर दूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज भी हैं जो मैंने यूज नहीं करे, और एक्चुअली में किसी ने भी यूज नहीं करे, उनको उनको भी तो पे करना पड़ेगा। सो फॉर दैट पर्पज द गवर्नमेंट चार्जेस टैक्स फ्रॉम अस, एंड दैट टैक्स अमाउंट इज यूटिलाइज्ड फॉर पेइंग ऑफ those resources which are either not used by me or which are totally unused, right? तो उन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए सरकार क्या करती है बेटा? हम लोगों से टैक्स कलेक्ट करती है। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज अबाउट नेशनल इनकम, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। In the national income etc, it also deals with the total employment, total output, individual के बारे में बात नहीं करेंगे, total employment, total output. It also studies about trade cycles, inflation. It also deals about the theories of economics like growth and macro theory of distribution, complete employment level. So it talks about the population, the national income, ठीक है, national distribution. It talks about the total output of the country and so on, ठीक है। ये आपको बेटा ध्यान में रखना है फॉर द मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ बोथ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इंटरडिपेंडेंट। फ्रॉम 1930 ऑनवर्ड देयर इज नो इंपॉर्टेंस टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये लाइन आप काट दें, आपके कुछ भी काम का नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स अब काम की नहीं रही और माइक्रो काम की है, या 1930 के बाद में माइक्रो इकोनॉमिक्स काम की नहीं रही। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा, ऐसा कोई वो नहीं है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बेटा ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम मींस
आपकी नेशनल इनकम अप एंड डाउन हो रही है, यानी अप हो रही है या डाउन हो रही है, ठीक है, तो बोलते हैं ट्रेंड्स, अप और डाउन। बेटा एक मिनट, बेटा एक मिनट रुकिएगा। चलिए, नाउ द मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस रेशो। नहीं बेटा, रेशो तो वे टू कैलकुलेट होता है, मीनिंग ट्रेंड का मतलब है इनकम में अप एंड डाउन हो रहा है। अगर आपकी नेशनल इनकम हम निकालते नहीं कि 2000 से फॉर एग्जांपल 2016-17 में, 2017-18, 2018-19, 2019-20, आप हर इस साल नेशनल इनकम कितना था, ये जो ट्रेंड आपने निकाला ना, ठीक है, तो ये नेशनल इनकम मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे था 500 करोड़ फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे था 510 करोड़, यहाँ 490 करोड़, यहाँ 485 करोड़। ये जो ट्रेंड आप बना रहे हो ना, ये ट्रेंड ही तो है, ये अप एंड डाउन ही, इसको ट्रेंड बोलते हैं बेटा। आप ट्रेंड निकालने के लिए आप रेशो कैलकुलेट करना चाहते हो, वो आपकी इच्छा है कि आप ट्रेंड कैलकुलेट कैसे करना चाहते हो, दैट्स योर चॉइस। ट्रेंड कैलकुलेट करने के लिए जैसे 500 का 510 हो गया तो 10 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100, तो रेशियो इज जस्ट अ वे टू कैलकुलेट द ट्रेंड। रेशियो इज जस्ट अ वे, रेशियो के थ्रू आप ट्रेंड कैलकुलेट कर सकते हो, अग्री, लेकिन रेशियो इज जस्ट अ मेथड। रेशियो के अलावा आप बिना उसके भी ट्रेंड निकाल सकते थे, ठीक है ना। देखो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, मैक्रोइकोनॉमिक्स एनालिसिस सम एनालिसिस है सम प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। कैसे, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इकोनॉमी की हम लोग इससे हैंडल कर सकते हैं, जैसे द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, फ्लक्चुएट इन लेवल ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड नेशनल इनकम। लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इसलिए क्योंकि जब आप टोटल आउटपुट या टोटल इनकम की, कई बार ऐसा होता है कि किसी भी कंट्री के एक सेक्शन के अंदर इनकम बहुत ज्यादा बढ़ रही है, एक सेक्शन में इनकम बढ़ कम रही है, लेकिन नेशनल इनकम पे फर्क नहीं पड़ रहा, तो ठीक है, हम लोग उसको इग्नोर मारते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे इंडिविजुअल सेक्शन के ऊपर एक्शन नहीं ले सकते ना। मान लीजिए पूरी कंट्री में अभी कोविड के टाइम पर हॉस्पिटल्स की इनकम बढ़ी, फार्मास्यूटिकल कंपनीज की इनकम बढ़ी, ग्रोसरी वालों की इनकम बढ़ी, ऑनलाइन एजुकेशन वालों की इनकम बढ़ी, बहुत सारी, देखो ऑनलाइन एजुकेशन वालों की तो कितनी इनकम बढ़ी, ठीक है, मेडिकल लाइन से जुड़े लोगों की इनकम सबकी बढ़ी। रीजन भी क्योंकि देयर वाज अ ह्यूज एक्सपेंडिचर, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पर बाकी लोगों की इनकम डाउन थी। पर जब आप पूरी कंट्री की इनकम निकालोगे ना, दिस इज लीस्ट इंपैक्टेड, क्योंकि एक तरफ बहुत ज्यादा बढ़ा, एक तरफ देखो पहले नॉर्मल चल रहा था, अब एक ऊपर चला गया, एक नीचे आ गया, स्टिल ओवरऑल इनकम जो है कंट्री का, उस पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ओवरऑल कुछ सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट कम हुआ अनडाउटेडली, बट कुछ सेक्टर्स में प्रोपोर्शनेटली एम्प्लॉयमेंट बढ़ा भी ना। तो अगर आप माइक्रो लेवल पर देखते तो मालूम है क्या होता, माइक्रो लेवल पर ही होता कि जैसे सेक्टर 1 है, अभी सेक्टर 1 जो है, उस सेक्टर 1 में एम्प्लॉयमेंट डाउन हो रहा है, ठीक है, और सेक्टर 2 में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा आ रहा है, यानी सेक्टर नंबर 2 में एम्प्लॉयमेंट यहां डाउन है और यहां एम्प्लॉयमेंट अप है। अब आप लेके डंडा पीछे पड़ गए किसके, एम्प्लॉयमेंट,
आप सेक्टर नंबर 1 जो है उसके पीछे पड़ गए आप डाउन करने के लिए, इनकम को, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए कि यार एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ। अभी कैसे बढ़ेगा? जो एम्प्लॉयमेंट यहां कम हुआ वो कहीं तो शिफ्ट हुआ होगा ना, वो एम्प्लॉयमेंट नंबर 2 या सेक्टर 2 में शिफ्ट हुआ ना। ये जो शिफ्टिंग हुई दैट वाज बिकॉज ऑफ यहां पे एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हुआ, इसके लिए ऐसा हुआ। इसीलिए हम लोग जब, अब अगर आप इंडिविजुअल लेवल पर चलोगे तो हम माइक्रो लेवल पर एनालिसिस के लिए अच्छा है, पर एक्शन लेने के लिए नहीं। हमने जब ग्रॉस लेवल पर देखा, यानी हमने मैक्रो लेवल पर देखा, तो उस समय हमें, ठीक है बैलेंसिंग सिचुएशन है, तो हमारे लिए अभी हम लोग कुछ वर्कआउट नहीं करते हैं और कुछ करा भी नहीं। सरकार ने यहां इंप्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करा, उसको पता है जैसे कोविड खत्म होगा ना, कोविड खत्म होते ही ये सब बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि यहां वापस से डिमांड बढ़ेगी और यहां डिमांड कम होगी। जैसे मेडिकल सेक्टर है, यहां पे डिमांड कम हो जाएगी, अब यहां डिमांड कम हो गई तो वो लोग कहीं तो कंज्यूम होंगे, वो यहां कंज्यूम हो जाएंगे। सो कई बार हमें मैक्रो लेवल पर ही सोचना पड़ता है कि उस मैक्रो लेवल पर हम ये बात करते हैं कि क्या उसका कोई इंपैक्ट ओवरऑल आ रहा है या नहीं। ठीक है, चेंजेस इन द जनरल प्राइस लेवल, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो इन सब में वी यूज मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अलावा सिग्निफिकेंस देखो, अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमी, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को समझना है तो उसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द बेस्ट वे। फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, prepare the economic plans, take the remedial measures to trade cycles and inflation। एक एक करके पढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्किंग ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी की जो वर्किंग है उसको थोड़ा सा अच्छे से समझना है, क्योंकि देखिए माइक्रो लेवल पर आप किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री, किसी पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर सेक्शन की इनकम, एम्प्लॉयमेंट, सेल के बारे में आप इवेलुएट कर सकते हो, ओवरऑल के बारे में नहीं कर सकते। फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, मैक्रो लेवल पर जब हम बात करते हैं, क्योंकि देखें आप 150 करोड़ की पॉपुलेशन लेकर बैठे हो, हम जब पॉलिसी कोई भी बनाएंगे, चाहे वो हमारी फिस्कल पॉलिसी हो, चाहे हमारी मॉनेटरी पॉलिसी हो, चाहे हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, चाहे हमारी और भी कोई पॉलिसी हो, वी हैव टू क्रिएट दैट पॉलिसी फॉर द कंट्री एज अ होल। लाइक वी कैन नॉट क्रिएट पॉलिसी फॉर अ इंडिविजुअल सेक्शन और इंडिविजुअल पर्सन, क्योंकि पूरी अभी आपने किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए अगर आपने कोई पॉलिसी बना दी, मान लीजिए, तो उसका उस कैटेगरी को बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन बाकी लोगों को तो नुकसान हो सकता है ना। जैसे आपने किसी इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी बना दी कि लेदर इंडस्ट्री के लिए हमने पॉलिसी बना दी है, अभी लेदर इंडस्ट्री के लिए अगर आप पॉलिसी बनाओगे तो वो लेदर इंडस्ट्री के लिए काम करेगी, लेकिन उसका इंपैक्ट बाकी जगह भी तो जाएगा ना, तो वो तो डिस्टर्ब होगा ना। इसीलिए जब हम लोग पॉलिसी मेकिंग करते हैं, हम लोग जब पॉलिसी की बात कर रहे हैं या पॉलिसी बना रहे हैं, वी नीड टू टॉक अबाउट फॉर द कंट्री एज अ होल। वी कैन नॉट ट्रीट like we cannot deal for the policy for an individual item। prepare the economic plans, same policies and economic plans ki we need to create the plan for the country as a whole। take the remedial measures of trade cycles and inflation, कंट्री में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है या ट्रेड साइकिल्स को। ट्रेड साइकिल का मतलब होता है आपके बिजनेस का तरीका क्या है किसी भी कंट्री में। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में होता है, अप्रैल टू जुलाई का जो सीजन है वो सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि ज्यादातर फसल जो है गेहूं की, चने की, ये सब इस वाले साइकिल में आती है। जुलाई से लेके सितंबर तक का जो सीजन है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि बारिश का सीजन होता है, उस समय कोई फसल आती नहीं है, मतलब वो जो फसल ऑलरेडी है वो ग्रो कर रही होती है, जनरेट कुछ नहीं होगा। जनरेट आपका कब होगा? जब आप इसमें जाएंगे, अदरवाइज जनरेट नहीं होता। सो वी नीड टू कंसीडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर कंसीडरिंग द, सॉरी, मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर कंसीडरिंग द ट्रेड साइकिल्स। तो ये कुछ बेनिफिट्स है। दिस इज ऑल अबाउट माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम एक जरा दूसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, जरा ध्यान से सुनिएगा। दैट डू वी हैव टू ट्रीट इकोनॉमिक्स एज अ साइंस और आर्ट? क्या माना जाना चाहिए इकोनॉमिक्स को? साइंस माना जाना चाहिए, आर्ट माना जाना चाहिए? अब ये तो डिस्कशन बाद की बात है कि इकोनॉमिक्स को साइंस माने या आर्ट माने। पहला डिस्कशन तो ये है कि साइंस होती क्या है। लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट द साइंस, तो साइंस एग्जैक्टली है क्या? तो पहले तो हमें ये समझ में आए कि साइंस क्या है, तो साइंस को समझते हैं। देखिए साइंस के अपने कुछ फंडे हैं, फिर ये समझेंगे हम लोग कि इकोनॉमिक्स को साइंस मानना है या आर्ट मानना है। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट द साइंस फर्स्ट। क्या होता है साइंस? देखिए साइंस जो है ना, इट्स अ बॉडी ऑफ नॉलेज। बॉडी ऑफ नॉलेज से हमारा मतलब है कि बहुत सारी आपके पास इंफॉर्मेशन है। इट्स अ बॉडी ऑफ नॉलेज टू डील अबाउट रिलेशनशिप
बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, साइंस आपको, साइंस का ये फंडा है दैट इट ऑलवेज डील अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट, किसी भी चीज के कारण और उसके इफेक्ट यानी उसके प्रभाव। ठीक है, इन दोनों पर डील करती है। व्हेन वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक्स, सॉरी साइंस, तो साइंस का फंडा क्या है? इट टॉक्स अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट, इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को, और ये हम लोग जो नॉलेज है उसके बेसिस पर ये इवैल्यूएशन जो है ये साइंस है। इसी को मैं जरा और डिटेल में समझाता हूं, ठीक है ना, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं इसके बारे में, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। साइंस में हम लोग करते क्या है, साइंस के अपने कुछ स्टेप्स हैं। साइंस कैसे कोई नियम बनाता है, कैसे कोई नियम डेवलप करता है, देखो, इट इज कलेक्शन ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। साइंस में कोई भी नियम ऐसे नहीं बनता, देयर आर ऑब्जर्वेशन ऑफ सम फैक्ट्स। आपने कुछ फैक्ट्स को कलेक्ट करा, उन फैक्ट्स को कलेक्ट करने के साथ साथ या उन फैक्ट्स को ऑब्जर्व करने के साथ साथ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपने कुछ फैक्ट्स को ऑब्जर्व करा, अच्छे से फैक्ट्स को आपने ढंग से ऑब्जर्व करा, उन फैक्ट्स को ऑब्जर्व करने के बाद आपने डेटा का कलेक्शन करा फैक्ट्स के बेसिस पे। अब इस डेटा को हम लोग क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी। साइंस ऐसे ही काम नहीं करता। और उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड देन वी मेक एनालिसिस, यानी जैसे ही कोई चीज आपके सामने आई, हमने उसे पूरे को अच्छे से ऑब्जर्व करा, ढंग से समझा उसे कि वो है क्या, उसके बाद उससे रिलेटेड डेटा का कलेक्शन करा, उसके बाद में उस डेटा का हमने क्लासिफिकेशन करा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, एंड देन वी मेड एनालिसिस ऑफ डेटा। अब पूरा डेटा का एनालिसिस कर लिया हमने, ये हमारा एक पोर्शन खत्म हुआ। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे? इसके बाद में जब ये पूरा कलेक्शन हो गया हमारा, ठीक है, वी मेक सम जनरलाइजेशन। बेटा जनरलाइजेशन मतलब हम कुछ जनरल रूल्स डेवलप करते हैं। जनरल रूल्स आर डेवलप्ड, यानी जो आपने डेटा को ऑब्जर्व करा उसके बाद में हमने कुछ जनरल रूल्स बनाए एंड प्रिपेयर सम लॉ और थ्योरी। साइंस ऐसे काम करती है। फिर अप्लाई सच लॉ ऑन रियल लाइफ सिचुएशंस। जो रियल लाइफ सिचुएशंस होंगी ना, उनके ऊपर उसको अप्लाई करते हैं कि क्या उन जनरल रूल्स के हिसाब से वो हो। अब ये काम साइंस में होता है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, सब में ये रूल काम करता है। इकोनॉमिक्स में भी हम सेम रूल लगाते हैं। इसीलिए अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इकोनॉमिक्स इज मोर साइंस। आर्ट में उल्टा होता है। आर्ट में मालूम है क्या होता है? आर्ट में यानी यहां पर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। यानी यू मेड सम रूल्स एंड वी ट्राई टू अप्लाई दोज रूल्स टू प्रैक्टिकल सिचुएशंस। उन रूल के हिसाब से हम प्रैक्टिकल सिचुएशन को डील करते हैं। ठीक है, आर्ट्स में उल्टा होता है। आर्ट्स में क्या होता है? आर्ट्स मींस, देखो, द ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट इज टू फॉर्मुलेट रूल्स टू बी यूज्ड फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। हम लोग स्पेसिफिक नहीं करते, जनरलाइज होकर चलते हैं। हमने हर एक सिचुएशन के लिए अलग रूल बनाया। जनरलाइज कुछ भी नहीं है, हर एक सिचुएशन के लिए अलग नियम बनाया। ठीक है, यानी जब वो सिचुएशन हमारे सामने आएगी तब डील करेंगे। तो आर्ट प्रैक्टिकल पर बिलीव करता है कि रूल वूल मत बनाओ। जैसे साइंस में क्या होता है? थ्योरेटिकल, पहले रूल बना लो, उसके बाद में आप उसे स्पेसिफिक सिचुएशन पे यूज करो। आर्ट बोलता है, बोले नहीं, रूल वूल कुछ नहीं होता, जैसी सिचुएशन सामने आए ना उसको अकॉर्डिंगली डील करो। साइंस टीचेस अस टू नो एंड आर्ट डील्स अस टू नो हाउ टू डू। प्रैक्टिकल है ना, तो वो सीधा बोलता है इसको करके देखो।
आर्ट थ्योरी बनाने पर रूल पे बिलीव नहीं करता। इकोनॉमिक्स एज अ साइंस इन द मैथडोलॉजी एंड आर्ट इज एन एप्लीकेशन। इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट, क्योंकि कुछ रूल्स इकोनॉमिक्स के ऐसे हैं जो हमें साइंस वाले फंडे पे चलने पड़ते हैं, लेकिन कुछ रूल ऐसे भी हैं जो हम लोग आर्ट वाले फंडे पे चलते हैं, राइट। आज के लिए बेटा हम इतना ही करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे।